अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो होने वाली है यूपी टेट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम कवर करेंगे। और आज की वीडियो आपका वन लाइनर पे डिपेंड होगी और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। जितने भी आज के वीडियो के प्रश्न हैं सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक आप वॉच कीजिए और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। याद रखेंगे तो विश्व का जो पहला पर्यावरण सम्मेलन की बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ पे दोस्तों, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। सेकंड नंबर की बात करते हैं कि पर्यावरण से संबंधित जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1972 में। कब हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1972 में। अगर पहला पर्यावरण सम्मेलन की बात करें तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1972 में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित होता है। हरेला पर्व जो हरियाली से संबंध रखता है, और आपको पता है ना कि जो हरेला पर्व है वह वृक्षारोपण से संबंध रखता है। किससे दोस्तों, यह उत्तराखंड में मनाया जाता है और जो हरेला पर्व है वह वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष की रोपाई करने से संबंध रखता है। चलिए आगे ले चलते हैं। यहाँ पे हम 4 नंबर की बात करेंगे कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है दोस्तों वह ब्राजील के रियो डी, याद रखेंगे, रियो डी जेनेरिया शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ब्राजील के एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरिया, वहाँ पे हुआ था पृथ्वी का शिखर सम्मेलन। याद रखेंगे, पृथ्वी का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में। चलिए आगे ले चलते हैं। शुष्क बर्फ किस गैस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो शुष्क बर्फ है किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको दोस्तों, याद रखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या आइस, ड्राई आइस के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर की बात करेंगे। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, आप लोग देखे होंगे, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, तो याद रखेंगे CO2 का। चलिए आगे ले चलते हैं। बहुत कम समय हम सब प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आगे देखते हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंध रखता है। तो जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, वह ओजोन परत की सुरक्षा के लिए संबंधित दिया गया था। याद रखेंगे, ओजोन परत के संरक्षण के लिए दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। और जो ओजोन परत है वह किस मंडल का हिस्सा है, तो समताप मंडल का हिस्सा है। कई बार ये चीज़ें पूछ चुका है। चलिए आगे ले चलते हैं। आपका ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है। तो जो ओजोन परत की मोटाई होती है उसे हम लोग डाप्सन इकाई में मैनेज करते हैं, मापने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा, मैंने अभी आपको बताया था समताप मंडल का। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरण को पृथ्वी तक आने में पहुँचने नहीं देती है, ऐसा प्रश्न है दोस्तों। तो याद रखेंगे, ओजोन परत जो होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट किरणें करते हैं, यह पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य की किस किरणों को, तो पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को। याद रखेंगे, ये आपका पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन होती है। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो आपका क्लोरीन, फ्लोरीन और याद रखेंगे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और कार्बन जिसको आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC में शॉर्टकट में हम इसको याद रखते हैं, यह जो होती है ना, याद रखेंगे, यह घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उससे निकलने वाली गैस होती है और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा ये हानि पहुंचाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे लिखते हैं। 12 नंबर की बात कर रहा है कि ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो घरों में जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं उनसे ये गैसें निकलती है, जिसका नाम होता है CFC। चलिए आगे ले चलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को। सारे प्रश्न आपके कई बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ देखने को मिलता है। तो जो ओजोन परत है उसमें विशाल छिद्र देखने को मिलते हैं, वह अंटार्कटिका पे देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे 14 नंबर का। आगे देखते हैं कि कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है दोस्तों, चीन या चाइना से होता है। आगे देखते हैं। 16 नंबर की बात करते हैं। अत्यधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है। जो अत्यधिक वर्षा से होने वाली जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ जो होती है ना, अधिक वर्षा का होना ही बाढ़ का रूप धारण करता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। अगर आपसे पूछे कि जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो भोपाल में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के
के भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। आगे देखते हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के देहरादून में है। आगे देखते हैं भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भारत में जो चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक जो वन होते हैं वह कहाँ पे, कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं भारत में नई वन नीति कब लागू गई थी और कब बनी थी, तो याद रखेंगे जो भारत में नई वन नीति थी वह 1988 में बनी थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है आपका स्टोन कैंसर का कारण क्या है। अगर आपसे पूछे स्टोन कैंसर जो होती है अम्लीय वर्षा इसका मुख्य कारण होता है, अम्ल वर्षा के कारण होता है स्टोन कैंसर। आगे देखते हैं 22 नंबर की बात करेंगे, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, तो यूकेलिप्टस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सफेदा बोलते हैं, या इसी को नीलगिरी या सफेदा का नाम देते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, पर्यावरण का दुश्मन इसे बोलते हैं यूकेलिप्टस। इसको अधिक से अधिक जल की आवश्यकता होती है, और यह जो होती है ना, याद रखते हैं, यह खादर भूमि को किस में बदल देती है दोस्तों, तो बंजर भूमि में कन्वर्ट कर देता है। आगे देखते हैं वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको बता दें दोस्तों, सब जो टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है, 50 है। और मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो मध्य प्रदेश में अकेले 7 टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। आपको पता है ना, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस बोलते हैं। आप लोगों को लिखा भी मिल रहा है। आगे देखते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे प्यारे, तो उत्तराखंड में, इसको आप लोग याद रखेंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। जो आप लोग उत्तराखंड में देख रहे हैं ना, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सब आपके उत्तराखंड में, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह के गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो असम में, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यही है दोस्तों, असम का राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गैंडों के लिए है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको बता ही दिए हैं, असम राज्य में स्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। आगे देखते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कहाँ पे दोस्तों, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। आगे देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे सफेद बाघों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में। प्रश्न कई बार बना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गुजरात में, पहली बात है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे अभ्यारण्य है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में जो 7 हैं, और भारत का ये टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो केरल में। शांति घाटी कहाँ पे है, तो केरल में। दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स जिसे हम लोग बोलते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जो आपका वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी कहाँ पे दोस्तों, आपका उत्तराखंड में है, इस चीजों को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो आपका कैबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे यही है दोस्तों, मणिपुर में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि नेशनल वुड फासिल पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे जो आपका नेशनल वुड फासिल पार्क है वह जैसलमेर में है, याद रखेंगे जैसलमेर में। आगे देखते हैं दोस्तों जो आपका खंगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखेंगे खंगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान वह सिक्किम राज्य में स्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो जो आपका घना पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों वह राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे राजस्थान में है। आगे देखते हैं चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौली में। आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के जो आपका चंदौली जिला है यहाँ पे उपस्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में ही है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं जो आपका शिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, तो जो आपका शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों वह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है।
आगे देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है। तो वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का जो 78% है दोस्तों, याद रखेंगे, जो याद रखेंगे नाइट्रोजन की मात्रा कितना है तो 78% है। आपका ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो 21% है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे तो 0.34% है। आपका आर्गन की मात्रा पूछे तो 0.93% है। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको कवर करिएगा। आगे देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य गैस कौन सी है। आपसे कहीं पूछे कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैस कौन सी होती है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैसों में। आपका और क्या होता है, NO2 होता है। इसके बाद और क्या होता है दोस्तों, CO2 होता है। इसके बाद आपका CFC होता है। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसको आपको याद ही रख लेना है, क्योंकि कई कई बार ये चीज़ें भर भर के पूछा है। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित जो प्रोटोकॉल दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखते हैं, आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो जो आप लोगों के आग बुझाने के लिए जो आपका अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें क्या गैस का प्रयोग करते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम आती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वह CO2 गैस का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और O2 को क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। इन चीज़ों को आप लोग को याद रखना होगा। आगे देखते हैं, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो जो क्लोरीन गैस होती है ना, याद रखेंगे, जो क्लोरीन गैस होती है ये फूलों का गैस उड़ा देती है, ये फूलों का रंग उड़ा देती हैं। Cl2 एक क्लोरीन गैस होती है। आगे देखते हैं, गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारों के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और जो ऑक्सीजन गैस से हल्की होती है, इसी कारण जब गुब्बारे में आप लोग हाइड्रोजन और हीलियम की गैस भरेंगे तो उसको जब फ्री अवस्था में छोड़ेंगे तो वायुमंडल में उड़ने लगता है। आगे देखते हैं, अगला है विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, तो आर्गन गैस। याद रखेंगे, आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। यह जो होती है निष्क्रिय गैस का नाम इसको हम लोग देते हैं। आगे देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखते हैं, LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है। तो LPG प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। और LPG का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और इसका प्रयोग घरों में रसोई के रूप में करते हैं, रसोई बनाने में करते हैं। आगे देखते हैं, CNG मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो CNG में मीथेन गैस होती है। ये मीथेन का ही अपव्यय होता है। CNG का फुल फॉर्म पूछता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका नाम होता है। क्या होता है दोस्तों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका मुख्य नाम होता है। CNG, इसे हम लोग वाहन ईंधन का नाम देते हैं। वाहन ईंधन के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, तो वाहन ईंधन के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जो आपका बायोगैस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, गोबर गैस, इसमें कौन सी गैस होती है। तो बायोगैस में आपका क्या होता है, मेथेन होता है। दोस्तों याद रखेंगे, CH4 मीथेन होता है। आगे देखते हैं, कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शॉर्टकट में MIC बोलते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे, कब हुआ था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये चीज़ कहाँ की है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इसका रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कब, तो 1984 में 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। वाहनों के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वाहनों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसको हम लोग CO बोलते हैं। काफ़ी विषैली गैस होती है। याद रखेंगे, आंखों से पानी आना या आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का सामना इससे होता है। आगे देखते हैं, प्राण वायु गैस किसे बोलते हैं। प्राण के रूप में किसको, याद रखेंगे, श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और इसको हम लोग प्राणदायिनी या प्राण वायु गैस का नाम देते हैं। आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया था। तो कार्ल और सीले। याद रखेंगे, कार्ल सीले और इसके बाद जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। प्रिस्टले और सीले दो ऐसे आपके वैज्ञानिक हैं, प्रिस्टले हैं और सीले हैं। इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन गैस का खोज किया गया था। आगे देखते हैं आगे देखते हैं, ऑक्सीजन गैस का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो याद रखेंगे, एंटोनी लेवेजियर ने दिया था। ऑक्सीजन गैस का नाम देने वाले महान वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी लेवेजियर। आगे देखते हैं, आग को जलाने में कौन सहायक होती है। तो ऑक्सीजन गैस होती है। और बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है। तो CO2 होती है। अग्निशामक में CO2 का प्रयोग करते हैं और आग जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। आगे देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। मैंने आपको बता दिया था, डाप्सन इकाई में। आगे देखते हैं, कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का
का सबसे बड़ा देश मैंने आपको बता दिया, चीन सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। आगे देखते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था दोस्तों, तो 1992 में ये आयोजन किया गया था। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर गोलियां मिलाई जाती है, किसकी, तो क्लोरीन की। किसकी दोस्तों, याद रखेंगे, क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे नागपुर में। कहाँ पे दोस्तों, नागपुर में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है आपका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को NO2 बोलते हैं, मेथेन को CH4 बोलते हैं और CFC इसको बोलते हैं। ये सभी गैसें होती हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इतना ही आज के लिए दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए एफसेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से